और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। मोदी 3.0 का रास्ता साफ, और विरोधियों के दिल जो हैं वो बैठ गए हैं, क्योंकि उनको बहुत ही आशा थी, प्रत्याशा थी, उम्मीदें थीं, एक्सपेक्टेशंस थे, तवक्को थी कि भाई ये जो जेडीयू वाले नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, ये तो भाई नकेल कस के रखेंगे मोदी की। लेकिन भाई नीतीश कुमार ने तो आज पैर ही छू लिए। नीतीश कुमार ने मोदी जी के पैर छू लिए सबके सामने। अब ये क्या बताता है? जैसा मैंने आपको कहा था पहले भी कि भाई नीतीश कुमार के लिए तो इससे अच्छी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती जो जिस स्थिति में वो इस समय है। देखिए, नीतीश कुमार साथ में थे 2014 में भी, वो बात अलग है, लेकिन 2014 में भी और 2019 में साथ होने के उपरांत भी चूँकि मोदी की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी तो कसमसाया करते थे नीतीश जी। और उनको पता था कि भाई हमारी ज़्यादा नहीं चलेगी, जो चाहते थे वो करवा नहीं पाते थे। कोई भी सुझाव दिया जाता था तो आप जानते वहाँ सुझाव कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक तो ये जो है वो पूरे के पूरे आपकी मोदी 2.0 का ये कैरेक्टरिस्टिक तो है कि भाई नीचे से जो आवाज़ें या जो सुझाव लेने की जो प्रक्रिया वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो निश्चित रूप से कमज़ोर हुई है। और वो हमने उत्तर प्रदेश के परिणामों में देखा है, जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री की ही सलाह नहीं ली गई कैंडिडेट सिलेक्शन में या गठबंधन बनाने में। कुछ नहीं, सब कुछ हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। यहाँ तक कि इस बार जिस प्रकार की बातें सुनने में आ रही हैं, मेरे पास उसका कोई अभी प्रूफ नहीं है, आ जाएगा वो भी बाद में। तो बताया जा रहा है कि कोई एक पत्रकार है, उसके कहने से टिकट दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री की सलाह नहीं मानी गई है। तो फिर यदि इस प्रकार का परिणाम आया है तो भाई उस पत्रकार को, जिसकी क्या कहें, लोग तो कुछ अन्य शब्द भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिसके सलाह से आपने इतने सारे टिकट बांटे हैं और जिसने बांटे हैं सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी में सबको पता है, उत्तर प्रदेश में सबको पता है। काशी में क्या हुआ, लोग कह रहे हैं काशी में क्या हुआ, भाई काशी में भी आपने गुजरात से इंपोर्ट करके वहाँ पर इंचार्ज बना दिया और वहाँ भी मुख्यमंत्री को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। तो फिर आप ही ओन अप कीजिए ना भाई, गुजरात वाले ही ओन अप करें पूरा का पूरा रिजल्ट, दूसरे के ऊपर क्यों आप ठीकरा फेरते हैं। लेकिन आज की बात ये नहीं है, ये जो है ये करेक्टिव बातें हैं, ये भी होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है आगे चर्चा होती रहेगी, जिससे कि मोदी 3.0 में आगे किसी प्रकार का ये झटका ना देखना पड़े। लेकिन ये भी है कि शीर्ष नेतृत्व को भी भाई चमचों और हितैषियों में अंतर समझना पड़ेगा। चमचे आपको क्षणिक सुख दे सकते हैं, आपके सुख दे सकते हैं खुजलाने का, लेकिन चमचे जो हैं वो अंततः घाव करके ही जाएंगे। और जो हितैषी है उसकी थोड़ी सी बातें यदि आप सुन लेंगे ना तो फिर इस तरह की समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये होता है, इसलिए यदि 240 आए हैं, आपको संगठन के साथ चलना पड़ रहा है। आज देख रहा था मैं, मोदी जी जो थे बड़े कंफर्टेबल दिख रहे थे और साथ में नीतीश जी के और चंद्रबाबू नायडू के साथ में काफ़ी हंस भी रहे थे। लेकिन मोदी जी, मैंने आपको इस प्रकार से गडकरी जी के साथ में या राजनाथ सिंह जी के साथ में कभी हंसते नहीं देखा। विदेशी मेहमानों के साथ तो देखा, लेकिन अपने ही मंत्रियों के साथ में नहीं देखा। इस बार ऐसा लगता है कि ये समस्या भी दूर हो जाएगी और मोदी जी जो हैं वो अधिक
ओपन रहेंगे, और यदि अधिक ओपन रहेंगे तो निश्चित रूप से अधिक लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, व्यक्तिगत पार्टी को भी लाभ होगा, व्यक्तिगत और पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको भी लाभ होगा, और जो कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको भी लाभ होगा। हो सकता है कि बहुत सारी जो नीतियां हैं जिनकी हमने आलोचना समय समय पर की है उनमें भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले। और यदि हम बात करें हमारे इंडी भिंडी वालों की, तो भाई इंडी भिंडी वालों का तो पूरी तरह से मामला खलास हो गया। और अब जानते हैं कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया, इसके बारे में लगातार हम बोलते रहे, लेकिन लगातार इसकी अनदेखी की गई। अब आज यदि कहा जा रहा है, यदि हमारा आईटी सेल जो है, यदि आज ये कह रहा है कि इसमें सोरोस भी था और इसमें डीप स्टेट भी थी, तो भाई जी ये तो हम साल भर से कह रहे हैं, हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, सब चीज़ें जो है ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे उपलब्ध है। और ये सारी चीज़ जयपुर डायलॉग्स हम अपने जो अलग अलग हमारे जो अतिथि आते हैं उनके साथ में मिलके आपको पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब आप यदि सोरोस के नाम को रो रहे हो, तो भाई सोरोस ने जो कुछ किया है और जो पूरा इकोसिस्टम ऑपरेट हुआ है, अब उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे? जिस जनता ने आपको वोट दिया है, जिस जनता ने आपको विश्वास के साथ पे तीसरा टर्म दिलाया है, वो ये चाहती है कि इस तरह के लोग जो लगातार न केवल आपके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, अपितु जो समर्थक हैं उनके साथ भी खिलवाड़ करते हैं, उनके विरुद्ध कुछ कड़ी कार्यवाही हो। केवल सबका साथ सबका विकास कहने से काम नहीं चलेगा। यद्यपि इस बार हमने नोटिस किया कि सबका विश्वास नहीं कहा गया है और उससे हम थोड़े से प्रसन्न अवश्य हैं, लेकिन जिनके लिए सब कुछ करने के उपरांत भी वो आपको 1% वोट भी नहीं देते हैं, उनको अलग थलग करने की और उनके जो दूषित मानसिकता है उसका उपचार करने की आवश्यकता है। और उस उपचार करने के लिए यदि दवाई कड़वी भी हो तो वो देनी अवश्य पड़ेगी। राहुल गांधी अजीबोगरीब बातें करते हैं, हमेशा करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। हमें ये देखना है कि आगे जो है इसी प्रकार ये डीप स्टेट का या डीप स्टेट के एक अंग का, क्योंकि डीप स्टेट के भी 2 भाग हैं, एक भाग वो है जो मोदी के साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन चाहता है कि भाई मोदी जो है वो इतना स्ट्रांग ना रहें और थोड़ा बहुत जो है उनकी बात माने, उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन वो तो मोदी मुझे नहीं लगता कि करेंगे, क्योंकि कुछ भी जो है मोदी 3.0 में फॉरेन पॉलिसी जो उनकी चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है। हम लगातार मोदी की फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा की है और मोदी की फॉरेन पॉलिसी से विश्व में भारत का मान बढ़ा है और भारत के इंटरेस्ट जो है वो बेहतर सर्व हुए हैं। इसलिए उसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। वह तो मेरा तो ये रहेगा कि भाई डॉक्टर जयशंकर का जो पोर्टफोलियो है उसमें कतई फेरबदल नहीं होना चाहिए। बाकी जो पोर्टफोलियो हैं वे निश्चित रूप से बदल सकते हैं। और मेरी तो ये संस्तुति है कि साहब अमित शाह जी का जो ये होम डिपार्टमेंट है ना, इनको आप कुछ भी बना दो, लेकिन कृपया इनका होम डिपार्टमेंट चेंज कर दो, क्योंकि होम डिपार्टमेंट में लगातार जिनका भी होम डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है उनका ये कहना है कि साहब होम डिपार्टमेंट के दरवाजे जो हैं वो सभी के लिए बंद हैं। अब राजनाथ जी जो सहज सुलभ थे और उनके पास कार्यकर्ता, उनके पास जो MLAs MPs जो सहज रूप से उनसे मिल सकते थे, वो अमित शाह जी से नहीं मिल सकते। और इसी कारण जो है वो होम मिनिस्ट्री की जो आप लगातार फेलियर देख रहे हैं, जिस प्रकार से शाहीन बाग में होम मिनिस्ट्री फेल हुई, या फार्म लॉज में होम मिनिस्ट्री फेल हुई, कश्मीर पॉलिसी में होम मिनिस्ट्री फेल हुई, कश्मीर में वहाँ पर अपनी पार्टी जैसे लोगों को आगे करने के लिए आपने जो भी आपने बनाया था, आपने बीजेपी के कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए। तो इस तरह के ये फेलियर्स हैं, ये मुझे लगता है कि अमित शाह जी का पोर्टफोलियो अवश्य इसमें बदलना चाहिए। उनको आप और कुछ बड़ा पोर्टफोलियो दे दीजिए, बड़े पोर्टफोलियो की कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ भैया आप उनको फाइनेंस दे दीजिए, वो फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं और अच्छा काम कर लेंगे। और फाइनेंस में जो है वो थोड़ा बहुत दबंगई की भी आवश्यकता होती है। रोज़ रोज़ पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से रोज़ रोज़ वो वास्ता नहीं पड़ता है।
और वो बैंक भी चला चुके हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि, तो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनको फाइनेंस दे दीजिए आप। होम मिनिस्टर कुछ ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो सहज सुलभ हो और जो मजबूती से एक्शन लेने में सक्षम हो। एक बात और थोड़ा सा अध्यक्ष तो बदला ही जाएगा, तो मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि मामा जी को बनाइए, क्योंकि जो इस समय समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, विशेषकर आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में वो फीडबैक की समस्याएं हैं, वो कोऑर्डिनेशन की समस्याएं हैं, और वह अध्यक्ष पद को एक प्रकार से छोटा बनाकर और रिमोट कंट्रोल से हाँके जाने की समस्याएं हैं। तो वो मामा जी के आने से वो मेरे विचार से वो दूर हो सकेंगी, और उनको फ्री हैंड भी होना चाहिए। वो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जेपी नड्डा को कहा गया होगा कि रोज़ रोज़ चरण चुम्बन करो और रोज़ रोज़ इंस्ट्रक्शंस लो, लेकिन उनकी तो आदत थी, वो इस लायक थे नहीं, उनको बना दिया गया। तो अब मामा जी को लाया जाए, वैसे फडणवीस भी ठीक है, और उसको ला के फिर ये मोदी 3.0 को सुदृढ़ किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।